नमस्कार बच्चों, मेरे इस हेयर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पाठ रिहर्सल, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश आदित्य। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। ओम प्रकाश आदित्य एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और व्यंग्यकार थे, जिन्हें खास तौर पर हंसी और व्यंग्य कविताओं के लिए जाना जाता था। उनका जन्म 5 नवंबर 1936 को हरियाणा में हुआ था। उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य के माध्यम से प्रहार किया और मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता भी फैलाई। कवि सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति हमेशा लोकप्रियता का केंद्र होती थी। 8 मार्च 2009 को उनका देहांत हुआ। प्रस्तुत पाठ भी ओम प्रकाश आदित्य के व्यंग्य रचनाओं में से एक मनोहर और चिंतन प्रेरक लेख है। तो आज इस पाठ को देखते हैं। कहानी की शुरुआत वैद्य परमानंद के कमरे के दृश्य से होती है। कमरा पुराना और अव्यवस्थित है। मेज पर कलम, दवात और कागज बिखरे पड़े हैं। एक लंबी शीशी है जिस पर बड़े अक्षरों में अमर भास्कर चूर्ण लिखा है। परमानंद एक मोटी पुरानी किताब पढ़ते हुए कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी उम्र लगभग 50 साल है। आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी और झुर्रीदार मूंछें हैं। वह बड़ा गंभीर और दिखने में अनुभवशील लगते हैं। इसी माहौल में एक आधुनिक ढंग से सजी हुई मध्यम आयु की स्त्री आती है और बेंच पर बैठ जाती है। वह बेचैन दिखती है, उसके चेहरे पर फिक्री साफ झलकती है। परमानंद उसकी तरफ ऊंची नजर से देखते हैं, जैसे सब कुछ पहले से ही अनुमान में हो। स्त्री घबराई हुई कहती है, मैं बीमार हूं वैद्य जी। वह पहले अपने दाहिने फिर बाएं हाथ से अपने हृदय के पास हाथ रखकर हृदय की धड़कन बताती है। उसकी आवाज में डर और आशंका दोनों हैं। परमानंद शांत होकर कहते हैं कि इस उम्र में यह लक्षण अच्छे नहीं हैं। कहीं हार्ट फेल तो नहीं होना चाहिए। उनकी बातों में गंभीरता और थोड़ी कठोरता है। स्त्री अपने अनुभव बताती है। अक्सर घबराहट रहती है, नींद कम आती है। परमानंद इस पर नाटकीय हो जाते हैं। यही मौत की निशानी है। उनकी भाषा में अतिशयोक्ति और भय पैदा करने का तरीका स्पष्ट होता है। वह स्त्री विनती करती है कि वैद्य कुछ इलाज बताएं। परमानंद बिना अधिक समझने के तुरंत नब्ज देखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उनकी हालत गंभीर है। सुनकर स्त्री और भयभीत होती है। परमानंद मरीजों को डराकर आंशिक रूप से नियंत्रण बनाते हैं। नब्ज पकड़ते समय परमानंद मरीज से सपनों और भूत पिछली बातों के बारे में पूछते हैं। स्त्री कहती है कि आज भूत भी दिखाई देंगे। यह संवाद दिखाता है कि परमानंद असल इलाज के साथ साथ डर और अंधविश्वास भी जोड़ देते हैं। माहौल असहज और खौफ भरा हो जाता है। स्त्री चाहती है कि वे कुछ सटीक इलाज करें, चंदन का लेप और कोई दवा। वह शीशी से चूर्ण उठाकर अपने हाथ पर उड़ेलती है और कहती है कि इसे ऐसे खाइए कि वो सीधे हृदय में जाए। यह आग्रह अजीब और प्रतीकात्मक है। परमानंद भी इसे स्वीकार कर लेते हैं और नुस्खा देते हैं। परमानंद कढ़ाई से निर्देश देते हैं, 15 दिन तक भोजन न करें, 10 दिन तक पानी न पिएं। फिर अचानक मुरझाकर कहते हैं कि ठंडा पानी मत पियो, उबला हुआ पियो। उनकी सलाहें अतिरेकी और असंभव लगती हैं। इनसे रोगी और अधिक भयभीत होती है। स्त्री भयानक भय में चिढ़ी सी हंसी करती है और जल्दी से बाहर चली जाती है। परमानंद के शब्दों का असर स्पष्ट होता है। वह कहकर जाते ही कहते हैं कि जो एक बार उनके पास आता है अक्सर लौटकर नहीं आता। यह उनकी व्यावहारिकता और डर पैदा करने की कला दिखाता है। तभी एक किसान द्वार पर आता है और घबराते हुए राम राम कहता है। उसकी दिक्कत उसकी गाय की है। 10 दिन से गाय न चारा खाती है न दूध देती। परमानंद कहते हैं कि उनके लिए आदमी और गाय में फर्क नहीं, वे दोनों ही रोगी हैं और नब्ज दिखाइए। यह दृश्य वैद्य की गैर व्यावसायिक व्यापक दवा देने की प्रवृत्ति दिखाता है। नब्ज देखने के बाद परमानंद कहते हैं कि गाय की हालत चिंताजनक है और तुरंत चारा दो, वरना मरती नहीं तो कम से कम और बिगड़ जाएगी। उनका भाष्य हर बात में नाटकीय है।
किसान कहता है कि गाय खाना ही नहीं चाहती। वैद्य सुझाव देते हैं कि उसी का दूध निकालकर पिलाओ। एक अजीब हास्य सी सलाह। परमानंद किसान को वही अमर भास्कर चूर्ण दे देते हैं और कहते हैं कि वह भी खा ले और गाय को भी दे, दोनों को लाभ मिलेगा। यह दिखाता है कि वैद्य हर रोग का एक ही चूर्ण समाधान लगाते हैं, चाहे मामला इंसान का हो या पशु का। एक अध्यापक सांस फुसफुसाते हुए तेजी से आता है। उसका लड़का बेहोश है। अध्यापक घबराया हुआ और थका हुआ दिखता है। परमानंद तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। शीशी उठाकर कहते हैं कि यह चूर्ण ले लो और तुरंत चलो। उनकी प्रतिक्रिया तात्कालिक और नाटकीय है। दृश्य बदलता है। अब प्रोफेसर पांडुरंग का कमरा दिखता है। माहौल व्यवस्थित और आधुनिक है। मेज पर किताबें। प्रोफेसर काले सूट और मोटे फ्रेम के चश्मे में बैठे हैं। वे सोच में डूबे होते हैं। उनकी शैली वैद्य से बिल्कुल अलग, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए वाली है। वही स्त्री प्रोफेसर के पास आती है और कहती है कि उसे हृदय की धड़कन और घबराहट है। प्रोफेसर निश्चिंत होकर कहते हैं कि वह बीमार नहीं है। हृदय की धड़कन तो हर किसी की होती है। यह चिंता रोग नहीं बल्कि कमजोरी है। उनका रवैया तर्कपूर्ण और शांत है। प्रोफेसर उसे एक व्यायाम कराते हैं। सीधे बैठो, आंखें बंद करो और अपने मन को किसी जंगल में ले जाओ। फिर वे बोली फुसफुसाहट कराते हुए जंगल, शेर और ललकार का दृश्य बनाते हैं, ताकि महिला डर के बजाय लड़ने की भावना महसूस करे। यह मनोवैज्ञानिक इलाज का नमूना है। वह महिला आंखें बंद करके कल्पना में खो जाती है। प्रोफेसर धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। शेर का सामना करो, उसे घूंसा मारो, उसे हराओ। प्रोफेसर का उद्देश्य उसे आत्मविश्वास से भरना है, डर को हटाना है। धीरे धीरे महिला का भय कम होता है। वह खुद को मजबूत महसूस करने लगती है। प्रोफेसर कहते हैं कि रोज रोज ऐसा अभ्यास करो। खुद को रानी लक्ष्मीबाई की तरह कल्पना करो। यह तरकीब उसे साहस देने के लिए है, चमत्कार नहीं बल्कि मनोविज्ञान। महिला आश्वस्त होकर निकलती है। प्रोफेसर का व्यवहार आश्वस्त करने वाला और संयमित है। उनकी भाषा में उत्साह और मार्गदर्शन दोनों शामिल हैं। वे रोग को मानसिक कमजोरी मानते हैं, शारीरिक बीमारी नहीं। इसी दौरान किसान फिर आते हैं। प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि गाय का चेहरा लेकर आओ। वे ऑफेस रीडिंग करने का उल्लेख कर देते हैं। यह एक आधुनिक छवि वाली मांग है, लेकिन व्यावहारिकता कम और दिखावा ज्यादा लगे। अब एक लड़की आती है और कहती है कि उसका भाई बेहोश है। प्रोफेसर तुरंत कहते हैं कि यह कोई खास बीमारी नहीं है, पर वे फिर भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने दिमाग और कहानियों के साथ मदद करने का इरादा रखते हैं। ये उनका स्टाइल है। तीसरा दृश्य, अध्यापक का घर, जहां 12 साल का लड़का खाट पर पड़ा है, बेहोश जैसा। माँ और पिता बेचैन हैं। माँ फटीफट रोती और विनती करती है कि वैद्य जी बच्चा बचाइए। यह परिवार का भावनात्मक और नाजुक पल है। परमानंद आते ही निश्चिंत कर देते हैं कि जब तक उन्होंने दवा न दी हो कोई नहीं मर सकता। पर कुछ ही समय बाद वे कहते हैं कि यह बच्चा होश में नहीं आएगा। उनकी भाषा में ड्रामे और दावे दोनों की चमक है। आश्वासन देने के साथ भय भी पैदा करना। प्रोफेसर आते हैं और दोनों के बीच तानातनी शुरू होती है। प्रोफेसर कहते हैं कि लड़का होश में है। परमानंद कहते हैं कि बेहोश है। दोनों की तर्क शैली अलग है। एक मनोवैज्ञानिक, एक भौतिक आयुर्वेदिक, और परिवार बुरी तरह उलझन में है। परमानंद तुरंत अमर भास्कर चूर्ण देने की बात करते हैं और मां को कहते हैं कि बच्चे को यह चूर्ण देकर गर्म पानी पिलाओ जब वह होश में आए। प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसी कहानियां सुनाओ जिनसे उसका होश वापस आए। अलग अलग तरीकों से दोनों इलाज देना चाहते हैं। परिवार का दर्द और बेचैनी बढ़ती है। ठीक उसी समय लड़का अचानक चादर फेंक कर उठ खड़ा होता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। वह स्कूल के नाटक के लिए बेहोशी का अभिनय कर रहा था और रिहर्सल कर रहा था। यह खुलासा कमरे में चौंक पैदा कर देता है। झूठा डर वास्तविक हास्य में बदल जाता है। मां दौड़कर बच्चे को गले लगाती है। पिता राहत की सांस लेते हैं। परिवार खुशी से भर जाता है। यह भावनात्मक पल है। डर अचानक खुशी में बदल जाता है और घर में बचपन की मासूम पहचान लौट आती है।
परमानंद और प्रोफेसर दोनों आश्चर्यचकित और शर्मिंदा दिखते हैं। उनकी बहस और गंभीरता बेकार साबित हुई। उनके सामने अपनी अपनी शैलियां असफल और हास्यास्पद नजर आती हैं। शीशी परमानंद के हाथ से गिरती है। वह लड़खड़ा जाते हैं और गिरने से बचते हैं। प्रोफेसर मदद करने के लिए आगे आता है। यह दृश्य न केवल हास्य पैदा करता है बल्कि दोनों के अहंकार की छोटी सी हार को भी दिखाता है। अंत में दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हुए खड़े रहते हैं, चौराहे पर ठहरे हुए, जैसे खुद को और अपने दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहे हों। मंच पर यह समापन हमें बताता है कि दिखावे और कहानियों के बीच हकीकत अक्सर साधारण और मानवीय ही होती है। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट करें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।